तो लास्ट पार्ट में हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था कि ऑस्मोसिस होता क्या है, और ऑस्मोसिस को याद रखने के लिए सिंपल टर्म देखा था, दैट इज कॉल्ड एज OLH, ऑस्मोसिस लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, सिंपल। ठीक है, अब ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वाटर जो लिक्विड स्टेट में है और यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों है हमारे पास। Here this is the initial volume of water, this is the initial volume of water। अभी तक हमने यहाँ पे SPM को ओपन नहीं किया है, तो इसमें जो इनिशियल वॉल्यूम रहेगा दैट वॉल्यूम इज कंसिडर्ड एज V1। ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन का जो इनिशियल वॉल्यूम रहेगा दैट विल बी V2। ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या होगा, ये जब दोनों कंटेनर को एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो बीच में जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, इस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में से कौन कहां पे ट्रैवल करेगा, कौन कहां पे ट्रैवल करेगा, यहाँ पे ओनली वाटर सॉल्यूशन है, इसका मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो है, सो दिस इज लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया। हम राइट साइड की बात करते हैं तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसका मतलब यहाँ पे NaCl प्रेजेंट है, सो दिस इज कॉल्ड एज हाई कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा दैट विल बी हाई। ठीक है, तो दो कंटेनर में से एक को हमने लो कॉन्सेंट्रेटेड बोला है और दूसरे को हमने हाई कॉन्सेंट्रेटेड बोला है। आफ्टर सम टाइम solvent molecule will travel from one direction to another direction। तो solvent molecule कहां से कहां पे ट्रेवल करेंगे, वाटर से सॉल्ट सॉल्यूशन में जाएगा, क्योंकि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, सो इट विल अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू ट्रेवल, नॉट टू सोल्यूट पार्टिकल। इसका मतलब यहां से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो कहां से कहां ट्रेवल करेंगे, दे विल ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू सॉल्ट सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? सो अभी क्या होगा, वाटर जो रहेगा मतलब सॉल्वेंट जो रहेगा वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करेगा, और जब ये लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। तो इसमें क्या होगा, आफ्टर ऑस्मोसिस वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी V3, volume of water will be V3 and volume of salt solution will be V4। ठीक है, अब हम V1 और V3 को कंपेयर करते हैं, V1 और V3 दोनों को कंपेयर करेंगे, so which will be higher, V1 and V3, V1 will be initial and V3 will be final, so here V1 will be higher compared to V3, मतलब इनिशियल वॉल्यूम वाज हायर देन फाइनल वॉल्यूम। व्हाट अबाउट हियर, इनिशियल वॉल्यूम वाज V1 एंड फाइनल वॉल्यूम वाज V4, तो इनमें रिलेशन क्या रहेगा, कौन ग्रेटर रहेगा और कौन स्मॉलर रहेगा। इफ हम राइट साइड की बात करते हैं तो V4 विल बी लार्जर देन V2, इसका मतलब ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इसका भी इनिशियल है। फाइनल में क्या होगा, फाइनल में ऐसा होगा यहाँ पे इसका वॉल्यूम कम हो गया और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, तो जो रेड कलर का लाइन है वो हमको ये बता रहा है कि आफ्टर ऑस्मोसिस वॉल्यूम क्या होगा। सो वाटर जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेटेड जो सॉल्यूशन रहेगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं इनिशियली की बात करता हूं मैं, इनिशियल। ठीक है, यहां पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इसको कौन सा प्रेशर बोलेंगे, यहाँ पे जो प्रेशर इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इसको बोलेंगे P एटमॉस्फेरिक। इसको क्या बोलेंगे, P एटमॉस्फेरिक, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। हम यहाँ पे भी बोलेंगे कि अभी जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो रहेगा P एटमॉस्फेरिक। क्लियर है? तो दोनों साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। आफ्टर सम टाइम यहाँ पे सॉल्वेंट का लेवल कम हो जाएगा और यहाँ पे लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है,
तो अब मैंने आपको पूछा, तो यहां से यहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ट्रेवल हो गए, सही है, यहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ट्रेवल हो गए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। समझ में आ गया ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस समझ में आ गया, क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब मैं आपको बोलता हूं, अब मैंने आपको बोला है आपको ये ऑस्मोसिस होने से रोकना है, आपको ये ऑस्मोसिस होने के लिए रोकना है, और ऑस्मोसिस होने से रोकने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप प्रेशर को अप्लाई कर सकते हो, तो प्रेशर को चेंज कर सकते हो। तो आपको ये ऑस्मोसिस रोकना है तो क्या करना होगा, क्या करना होगा? इसको नहीं निकाल सकते हो आप, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को नहीं निकालना है। इफ ये ऑस्मोसिस होना रोकना है तो क्या करना होगा? हमको यहां से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, वाटर के साइड से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, या सॉल्ट सॉल्यूशन के साइड से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। किस साइड से प्रेशर अप्लाई करेंगे? इफ हम यहां से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हम यहां से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो और ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में आएगा, क्लियर? हम यहां से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो क्या होगा, हम इस डायरेक्शन से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वाटर जो रहेगा सॉल्वेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। समझ गए बात को? तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो नहीं बढ़ा सकते, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहेगा दैट विल बी कांस्टेंट, दोनों के दोनों सॉल्यूशन सेम पोजीशन पे है, और इसीलिए दोनों कंटेनर के ऊपर होने वाला जो प्रेशर रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, सो मोर सॉल्वेंट विल ट्रैवल हियर। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे वाटर का लेवल, सॉल्वेंट का लेवल कम हो जाएगा, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन रहेगा उसका लेवल बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। दूसरा ऑप्शन, हम इस साइड में से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन, तो इससे क्या हो जाएगा, ये सॉल्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो रहेगा वो कम हो जाएगा, और वाटर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम रहेगा वो बढ़ जाएगा। समझ में आया नहीं है? इज इट क्लियर? हाँ या नहीं? पहली कंडीशन क्या होता है, हम यहां से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं P ATM प्लस X प्रेशर। क्या किया हमने, P ATM के साथ X प्रेशर और जोड़ दिया, तो क्या होगा, ये जो प्रेशर रहेगा ये इस वाटर को, इस सॉल्यूशन को नीचे लेके जाएगा, जिसकी वजह से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ट्रेवल करेंगे। इसके हमने इसी साइड में दिया, इस साइड में तो बस एटमॉस्फेरिक ही है, तो यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, और इस साइड का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये साइड नीचे आएगा और ये साइड ऊपर जाएगा। तो ऑस्मोसिस ज्यादा होगा या कम होगा, ऑस्मोसिस ज्यादा होगा या कम होगा, तो ऑस्मोसिस बढ़ जाएगा। तो इफ हमको ऑस्मोसिस का रेट बढ़ाना है तो क्या करेंगे, जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है उसके साइड में प्रेशर को अप्लाई करेंगे। सो इसको प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, रेट ऑफ ऑस्मोसिस बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इफ हमको रेट ऑफ ऑस्मोसिस का बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस साइड में प्रेशर अप्लाई करेंगे एक्स्ट्रा जिसका कंसंट्रेशन कम है, या हम उस साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे जिस साइड में कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो आपको क्या लिखना होगा कि हम उस साइड में प्रेशर एक्स्ट्रा अप्लाई करेंगे जिस साइड में कंसंट्रेशन कम रहेगा, ताकि ऑस्मोसिस इजीली हो जाएगा। सो दिस इज कंडीशन 1, सही है। इफ हम इस साइड में प्रेशर देने के बजाय हम इस साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं, पाई लिया मैंने, क्या लिया, पाई सिंबल यूज किया, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, यहां का प्रेशर बढ़ जाएगा, और यहां का प्रेशर बढ़ने की वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम होगा और वाटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, वाटर लेवल बढ़ना भी नहीं चाहिए, इस सॉल्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ना भी नहीं चाहिए, सॉल्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम इस कंडीशन में छोड़ेंगे तो 100% सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और यहां जो सॉल्यूशन रहेगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा।
तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम हाई कॉन्सेंट्रेशन का वॉल्यूम जो बढ़ता है उस वॉल्यूम को बढ़ने से रोकना है, तो हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ेगा, और उस एक्स्ट्रा प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्म सिंबल आता है पाई। समझा? अब आपको किसी ने पूछा तो क्या होगा? डेफिनेशन क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का? हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ज्यादा भी अप्लाई नहीं करना है कि ये लेवल और नीचे आए। हमको प्रेशर इतना ही एग्जर्ट करना है कि इसका इनिशियल वॉल्यूम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या बन सकता है? The pressure applied on the solution, the pressure applied on the solution to stop the process of osmosis, to stop the process of osmosis। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ही प्रेशर अप्लाई किया जिससे ये ऑस्मोसिस होना बंद हो गया, और ऑस्मोसिस होना बंद गया इसका मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एक भी डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में ना ही वाटर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेट मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, ना ही सॉल्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो दोनों का वॉल्यूम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम बाद में रखना है। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस को रोकना है, और ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ता है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब समझ में आया? क्या हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब? ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है ऑस्मोसिस होने से रोकना है। उस टाइम पे आपको जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना है दैट एक्स्ट्रा प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। डिड यू गेट माय पॉइंट? डिड यू गेट माय पॉइंट? तो ऑस्मोसिस होने से रोकना है, उसके लिए जो प्रेशर एक्सर्ट करोगे दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसके बारे में वैन हॉफ ने बताया था। तो वैन हॉफ जो है इन्होंने क्या किया था, ऑस्मोसिस के बारे में सबसे पहले बताया था, और उन्होंने बोला था ऑस्मोसिस इज इक्वल्स टू CRP। ये फॉर्मूला बताया ऑस्मोसिस काउंट करने का। ठीक है, तो ऑस्मोसिस काउंट करने का फॉर्मूला बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू CRP। ठीक है, अब यहाँ पे C स्टैंड फॉर कॉन्सेंट्रेशन, C स्टैंड फॉर कॉन्सेंट्रेशन, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये मोलैरिटी के फॉर्म में रहेगा। ये किसके फॉर्म में रहेगा? मोलैरिटी के फॉर्म में। ठीक है, वेयर R इज अ गैस कांस्टेंट, R इज अ गैस कांस्टेंट, एंड वेयर T इज अ टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो रहेगा वो नॉर्मली कांस्टेंट होता है, मतलब जब ये प्रोसेस हम लोग करते हैं तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बीच में टेम्परेचर वैरी नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज होगा। ठीक है, और इस प्रकार से ये रहेंगे तीनों बातें, पाई इक्वल्स टू CRP। अब यहाँ पे C का मतलब मैंने क्या बोला है? मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मोल्स पर लीटर। सही है, तो यहाँ पे ये ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बनेगा? W2 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय क्या होगा? डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ लीटर। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है जहां से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करेंगे। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इन दोनों के बीच का रिलेशन बताया हुआ है। जहां पे भी 1 लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, और जहां पे भी 2 लिखा है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे मैंने आपको बोला था कि जो सेल फ्लूइड है इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 0.91% वेट बाय वॉल्यूम। कितना होता है? 0.91% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इस सेल को हमने ऐसे सॉल्यूशन में रखा है जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा रहेगा, तो क्या होगा?
सेल का साइज छोटा हो जाएगा। हमने सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है तो सेल का साइज बढ़ जाएगा, इसलिए इस सेल को ऐसे ही सॉल्यूशन में रखना है जिसमें जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो। ठीक है, क्या बोला मैंने? हम दो सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं। ये एक सॉल्यूशन जो सेल का फ्लूइड है और हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है, ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो सेल के साइज में कोई चेंज नहीं होगा। ये सेल का जो सॉल्यूशन है इसका कॉन्सेंट्रेशन और हमारे पास जो सॉल्यूशन है इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसमें से हमारे पास के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? सेल में से सॉल्वेंट इधर आएगा तो सेल का साइज छोटा हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, एक में सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है और दूसरे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। जब ऐसा होता है दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, जब दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक। इसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा। जब ऐसा होता है किसी एक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दीज आर रिलेटिव टर्म, दीज आर रिलेटिव टर्म। तो हम क्या करेंगे, जो सलाइन वाटर होता है और सेल का फ्लूइड होता है दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है तो इन दोनों सॉल्यूशन को बोल सकते हैं आइसोटोनिक। क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटोनिक? जब दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा सो दैट इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक। जब कभी ऐसा होता है किसी एक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक और जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? समझा नहीं समझा? ठीक है, तो इफ हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा? हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा? स्वेल होगा या श्रिंक होगा? हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा? मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा? सेल जो रहेगा वो श्रिंक होगा। सही है ना? अरे सेल फ्लूइड और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब हाइपर का मतलब ज्यादा, तो सेल फ्लूइड से इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्वेंट ट्रेवल करेगा तो सिंपल सी बात है सेल का साइज जो रहेगा वो छोटा होगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा। समझे बात को? दूसरी कंडीशन, जब इस सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा? इसका मतलब उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इससे कम है इसीलिए हाइपोटोनिक वर्ड यूज किया है। तो इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इस सेल फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्वेंट ट्रेवल करेगा और ऐसे टाइम पे जो सेल रहेगा वो स्वेल होगा। समझे बात को? एक में श्रिंक होगा और दूसरे में स्वेल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब देखो हमने यहाँ पे इतना प्रेशर एक्सर्ट किया, कितना? ऑस्मोटिक प्रेशर इतना, K1 कहा लिखे? ऑस्मोटिक प्रेशर को इरेज कर देता हूं। ठीक है, सो मैं इनको इरेज कर देता हूं। ठीक है, K1 लेता हूं, K1। ठीक है, K1 में हम क्या करते हैं, यहां से PATM से जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, PATM के साथ हमने प्रेशर एक्सर्ट किया PM। क्यों? कि ये जो लेवल बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए। K1 Px इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होगा? अब यहां से जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है तो क्या होगा? वॉल्यूम चेंज होगा या नहीं होगा?
रिपीट करता हूं मैं, ठीक है। पहले मैंने क्या बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वो बताया। अब मैंने बोला कि यहाँ से जो पी एटीएम के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ जो एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं वो हमारा एक्स है। कौन है? एक्स प्रेशर है, ठीक है। अब इस एक्स प्रेशर को इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो यहां से हम पी एटीएम से जो एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं उसके साथ वो पी एक्स है, और पी एक्स का वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, तो इन दोनों का वॉल्यूम चेंज होगा या नहीं होगा? इन दोनों का वॉल्यूम चेंज होगा या नहीं होगा? चेंज होगा। अरे देखो, ये प्रेशर हमने क्यों अप्लाई किया? क्यों अप्लाई किया? पहली बात, ये प्रेशर क्यों एक्सर्ट कर रहे हैं हम लोग? ताकि यहां पे जो ऑस्मोसिस हो रहा है वो ऑस्मोसिस ना हो, सही है। तो यहां से हम पी एटीएम के साथ जो एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं ताकि ऑस्मोसिस ना हो, ठीक है। और ऑस्मोसिस कब नहीं होगा? जब ये पी एक्स का वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर के इतना रहेगा, तब ये फ्लो बंद हो जाएगा। अभी क्या है, ये px का वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, तो क्या होगा? वॉल्यूम चेंज होगा। किसका वॉल्यूम बढ़ेगा? किसका वॉल्यूम बढ़ेगा? किसका वॉल्यूम बढ़ेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन का। इसका मतलब ऑस्मोसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इट मीन्स ऑस्मोसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब सॉल्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब यहां पे ऑस्मोसिस हो रहा है। ऑस्मोसिस हो रहा है। केस 2, px will be equals to pi, px will be equals to pi। तो क्या हुआ, यहां पे जो वॉल्यूम बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए हमने कितना प्रेशर अप्लाई किया? px का। और अभी क्या है, px का वैल्यू और ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम है, तो अब वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा? अब वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, सही है। अब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा? ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा? ऑस्मोसिस नहीं होगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं नो ऑस्मोसिस, सही है। क्या दोनों केस समझ में आ गए? बोथ केस आ क्लियर। अब मैं थर्ड केस लिखता हूं, केस 3। px is greater than pi। थर्ड केस, px is greater than pi, तो क्या होगा? वॉल्यूम चेंज होगा या नहीं होगा? वॉल्यूम चेंज होगा या नहीं होगा? पहली बात होगा। किसका वॉल्यूम बढ़ेगा? किसका वॉल्यूम बढ़ेगा? वाटर का या सॉल्ट सॉल्यूशन का? वाटर का। लेकिन होना तो ये चाहिए था ना कि सॉल्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़े, लेकिन हो उल्टा रहा है, मतलब ऑस्मोसिस होना चाहिए उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, सही है। तो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन लो टू हाई होता है, लेकिन यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से उल्टी गंगा बह रही है, तो गंगा का डायरेक्शन चेंज हो गया, रिवर का डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका मतलब ऑस्मोसिस रिवर्स डायरेक्शन में हो गया, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरओ। शॉर्ट में बोलते हैं आरओ। आरओ का वाटर पता है ना, तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस से होता है, जिसमें जहां पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है वहां से हम जहां पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है उस डायरेक्शन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो जो आरओ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस इस कंडीशन में होगा, ठीक है। समझा नहीं समझा? तो 3 केस बताए, केस 1, केस 2 और केस 3, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं यहीं पे एंड करता हूं। ये वाले 2 फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये फॉर्मूले किस प्रकार से होते हैं।
सो यहाँ पे ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये हमारी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म हो गए। पहला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाज एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर, तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर, और चौथा जो है ये रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो इस प्रकार से चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गए, ठीक है। तो सॉल्यूशन भी खत्म हो गया, ऑस्मोटिक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी खत्म हो गए। साथ में छोटा सा टॉपिक होता है, पहले उसको हम लेते हैं, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब क्वेश्चन ये होता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है। किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल एंड एक्चुअल मतलब थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास will be different, so that molecular mass is called as abnormal molecular mass। जो नॉर्मल नहीं है वो एबनॉर्मल, ठीक है, समझे बात को। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो रहेगा उसको हम बोलते हैं कि रियलिटी में कुछ और होगा और एक्चुअल में कुछ और होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डिफरेंट क्यों होता है, ये डिफरेंट क्यों होता है, उसका रीजन बताना हमें, चलो ठीक है। अब क्या किया, हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, और इस सॉल्यूशन में हमने सॉल्वेंट जो है वो वाटर लिया है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, और यहाँ पे वाटर में 700 ml लिया हुआ है, दिस इज प्योर वाटर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इथेनोइक एसिड, ठीक है, और इन दोनों के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर करता हूं, सपोज यहां पे तो मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर करता हूं, ये मानकर चलता हूं कि मुझे यहां पे बॉइलिंग टेम्परेचर देखना है, क्या देखना है, बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है, या तो एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर देखना है, ठीक है, इनमें से कोई एक देख सकते हैं, ठीक है। अब डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 इंटू वेट ऑफ 1, ठीक है, इस प्रकार से। इज इट, क्या यही फॉर्मूला था एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर का, या कुछ चेंज है, सही फॉर्मूला है, एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। इज इट, क्या ये सही है, ओके। तो इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट सही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है डिप्रेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये मॉलिक्यूलर मास है। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर मास बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सही है, क्योंकि जब बात मॉलिक्यूलर मास की है तो हमको मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ना है, और जब मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर मास बोथ विल बी डिफरेंट, और इफ मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट मिलता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिफरेंट मिलेगी, समझे बात को। और इसीलिए हमको एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास लेना है, हमको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नहीं लेना है।
क्योंकि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास लेंगे तो जितना उसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है उससे इसका मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट हो जाएगा, और इससे मिलने वाली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहेंगी वो भी डिफरेंट हो जाएगी। और इसलिए हमको मॉलिक्यूलर मास एक्यूरेट लेना है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास लेना है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नहीं लेना है। अब आप सोचोगे सर हमेशा तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ही लेते हैं, तो उस टाइम तो ये क्वेश्चन नहीं आया कि ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का, अब यहीं पे क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हम सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है वो देख रहे हैं। चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशंस है, तो सॉल्यूशन के इनसाइड में क्या होता है वो देख रहे हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अब मैंने बोला यहाँ पे मैंने इथानोइक एसिड के 100 पार्टिकल यूज किए। अब मैं नंबर ऑफ पार्टिकल के हिसाब से जा रहा हूँ, व्हाई? बिकॉज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। पढ़ किसको रहे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। और जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तो हमको नेचर ऑफ सॉल्यूट नहीं देखना है, नेचर ऑफ सॉल्यूट नहीं देखना है हमको नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं? 100। तो यहाँ पे जो मिलने वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी वो कितने पार्टिकल के हिसाब से मिलेगी? कितने पार्टिकल के हिसाब से मिलेगी? तो इसमें मिलने वाली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट विल बी ड्यू टू हाउ मच पार्टिकल, सो दैट ड्यू टू 100 सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट सॉल्वेंट। हम सॉल्वेंट को कंसीडर ही नहीं कर रहे कितना है, हम देख रहे सॉल्यूट को। तो अभी यहाँ पे सॉल्यूट के 100 पार्टिकल्स है और 100 पार्टिकल्स जो रहेंगे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को छोड़। अब ऐसा हुआ, पहले हमने 100 पार्टिकल से सॉल्यूट एग्जांपल किया, मतलब एक्सपेरिमेंट किया, बाद में हमने 120 के साथ किया, पहले 100 के साथ, बाद में 120 के साथ। तो दोनों टाइम पे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल रहेगी या डिफरेंट रहेगी? First time 100 particle, after that 120 particles. So this colligative property will be same or different? Different. हाँ, दोनों टाइम पे हमने सेम ही सोल्यूट लिया, दोनों साइड में, दोनों टाइम पे हमने सोल्यूट तो भले सेम लिया लेकिन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिफरेंट है, एंड ड्यू टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट। ओके, अब एक्चुअल में कितने पार्टिकल ले रहे हैं? एक्चुअल में कितने पार्टिकल ले रहे हैं? 100। तो ये चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर में कितने पार्टिकल के हिसाब से शो करना चाहिए? 100 पार्टिकल के हिसाब से शो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पे जो इथानोइक एसिड है इसका स्ट्रक्चर देखते पहले। सो दैट इज CH3 attached to C double bond O attached to OH। इज इट करेक्ट? क्या ये इथानोइक एसिड ही है ना? हाँ, ये इथानोइक एसिड ही है। अब दूसरा मैंने यहां पे बना दिया C डबल बॉन्ड O attached to OH and attached to CH3, both are कार्बोक्सिलिक एसिड। और मैंने एक बात आपको बोला था, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं दे आर प्रेजेंट इन अ डाइमर फॉर्म। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन डाइमर फॉर्म। अरे कभी पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। कार्बोक्सिलिक एसिड is present in dimer form due to formation of H bonding, due to formation of H bonding। ठीक है, हाँ, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का कॉज अब पता चलेगा। ठीक है, कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों होता है, क्यों होता है। अब हमने इथानोइक एसिड के 100 पार्टिकल्स लिए और ये मान के चला कि यहाँ पे मिलने वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 100 के हिसाब से होगी, लेकिन रियल में ऐसा हुआ कि ये जो इथानोइक एसिड है इट इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इथानोइक एसिड हमेशा डाइमर फॉर्म में रहेगा। हमेशा कौन से फॉर्म में रहेगा? डाइमर फॉर्म में। हमने भले ही 100 पार्टिकल्स ऐड किए हैं बट एक्चुअल में कितने पार्टिकल्स दिखेंगे सॉल्यूशन में? एक्चुअल में कितने पार्टिकल्स दिखेंगे? 100 दिखेंगे, 200 दिखेंगे या 50 दिखेंगे? क्या बोला मैंने? अरे 100 इथानोइक एसिड है और हर एक इथानोइक एसिड डाइमर के फॉर्म में है। समझ बात को? ऐसा हुआ हो कैसे? 100 इथानोइक एसिड है, CH3COOH, ये हमारे पास 100 है, बट एक्चुअल में इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ CH3COOH by 2। तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे?
50 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। कितने रहेंगे? 50। अरे 200 नहीं रहेंगे, 50 रहेंगे। इथेनोइक एसिड का CH3COOH मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और फिलहाल ये 1 है। सही है? क्लियर? बट इथेनोइक एसिड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। हमने भले एक काउंट करके सॉल्यूशन में डाला, इथेनोइक एसिड एक काउंट करके सॉल्यूशन में डाला, तो पहले एक को डाला, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर हो क्या रहा है, वो सॉल्यूशन में जाने के बाद वो डाइमर बन रहा है। सॉल्यूशन में जाने के बाद तो पहले तो वो सिंगल था, तो हमने काउंट किए तो कितने थे? 100। अब जाने के बाद क्या हो गया? वो डाइमर बन गया। सही है ना? मतलब पहले एक पार्टिकल का मतलब एक इथेनोइक एसिड था, अब एक पार्टिकल का मतलब एक इथेनोइक एसिड पहले था, अब एक पार्टिकल का मतलब होता है 2 इथेनोइक एसिड। तो हमने सोचा था सॉल्यूशन में हमको 100 पार्टिकल्स दिखेंगे, लेकिन दिखे कितने? 50 पार्टिकल्स। अब 50 क्यों दिखे? 50 क्यों दिखे? क्योंकि वो ज्वाइंट हो गए ना, क्योंकि वो ज्वाइंट हो गए। इसका मतलब इन्होंने एसोसिएशन किया या डिसोसिएशन किया? यहाँ पे एसोसिएशन हुआ या डिसोसिएशन हुआ? सो डाइमर फॉर्मेशन इज एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इट इज अ टाइप ऑफ एसोसिएशन। तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ सॉलिड पार्टिकल एक दूसरे के साथ एसोसिएशन करते हैं, एंड ड्यू टू एसोसिएशन वो या तो डाइमर बनाएंगे, ट्राइमर बनाएंगे, टेट्रामर बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। और इस वजह से क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो हमने काउंट करके डाले थे 100 पार्टिकल, लेकिन रियल में एग्जिस्ट कितने कर रहे हैं वहां पे? 50 पार्टिकल्स। तो अब ये इथेनोइक एसिड कितने पार्टिकल के हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा? 50 पार्टिकल के हिसाब से। सही है ना? क्लियर है? ओके। तो हम ये मान के चल रहे थे कि इसने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो की है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 50 पार्टिकल के हिसाब से शो की है। सही है? तो यहां पे जो मॉलिक्यूलर मास बताएगा वो 50 के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से रहेगा या 100 के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से रहेगा? यहां पे जो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा वो 50 के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से रहेगा या 100 पार्टिकल के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से रहेगा? 50 के। तो जितना हमने सोचा था उससे कम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। तो हमने सोचा था कि इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना मिलना चाहिए? 60। कितना मिलना चाहिए? 60। क्यों? क्योंकि इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 60 ही होता है, और इसीलिए इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास हमने एक्सपेक्टेड कितना किया था? 60। एक्चुअल में कितना मिलेगा? एक्चुअल में कितना मिलेगा? एक्चुअल में कितना मिलेगा? 60 से ज्यादा मिलेगा, 60 से कम मिलेगा। जहां पे एसोसिएशन होगा वहां पे मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 60 मॉलिक्यूलर मास एक का है, यहां पे 2 है, सो हियर मॉलिक्यूलर मास विल बी 120। सही है? मतलब हमने सोचा था कि हम जिस सॉल्यूट के बारे में पढ़ते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास 60 है थ्योरेटिकली, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले से, इस चेंज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पता चला कि एक्चुअल में उसका मॉलिक्यूलर मास 120 है। सही है? तो थ्योरेटिकली कितना होना चाहिए? 60, लेकिन एसोसिएशन के वजह से उन्होंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को चेंज किया तो उनका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो गया और हमको मॉलिक्यूलर मास ज्यादा मिला। सही है? इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास और थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास बोथ आर डिफरेंट। समझ के बात को? एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास एंड थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास बोथ आर डिफरेंट, और इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूलर मास को कहा जाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। समझे? मतलब एक्सपेरिमेंट किया था कि हमको मॉलिक्यूलर मास 60 मिले, एग्जैक्टली मिल कितना रहा है? 120, और ये डिफरेंस है दोनों के बीच का। समझा नहीं समझा? तो यहां पे मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट क्यों मिला? यहां पे मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट क्यों मिला? क्योंकि यहां पे एसोसिएशन हुआ, क्योंकि यहां पे एसोसिएशन हुआ, और जब एसोसिएशन होता है तो जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। समझे बात को? इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर? सही है ना? तो यहां पे एसोसिएशन हो रहा है। पहली कंडीशन, इफ एसोसिएशन होता है तो मॉलिक्यूलर मास एक्सपेक्टेड से बढ़ जाएगा। सही है? अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 100 पार्टिकल्स NaCl के यूज किए, 100 पार्टिकल्स NaCl के यूज किए, क्या होगा? 100 पार्टिकल्स NaCl के यूज किए, सॉल्यूशन में जाने के बाद हमको कितने पार्टिकल्स मिलेंगे? सॉल्यूशन में जाने के बाद हमको कितने पार्टिकल्स मिलेंगे? 100 100 और 200 और 50। सो सॉल्यूशन में जाने के बाद Na प्लस एंड Cl माइनस विल बी डिफरेंट। सो 100 रहेंगे Na प्लस, 100 रहेंगे Cl माइनस, सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी 200। तो यहां पे हम जो प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे थे वो 100 पार्टिकल के हिसाब से, लेकिन रियल में क्या होगा, वो 200 पार्टिकल के हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड से ज्यादा रहेगी या एक्सपेक्टेड से कम रहेगी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो चेंज रहेगा वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा रहेगा या एक्सपेक्टेड से कम रहेगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, और अब नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी तो मॉलिक्यूलर मास आधा हो जाएगा। सही है? समझ गए? नंबर ऑफ पार्टिकल 100 डाले थे NaCl के, अंदर जाके वो अलग अलग हो गए और वो 200 बन गए। तो हम मेजर कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 100 के हिसाब से, बट रियल में शो करेंगे 200 के हिसाब से, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गई, चेंज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गया। तो चेंज इन मतलब मास जो रहेगा वो कम होगा। सही है? तो इससे क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास कम होगा, बढ़ेगा। तो हम दूसरा कंडीशन लिखते हैं, इफ यहां पे डिसोसिएशन होता है तो मॉलिक्यूलर मास कम होगा। दोनों कंडीशन ठीक है? समझा नहीं समझा? एसोसिएशन हुआ तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, डिसोसिएशन हुआ मॉलिक्यूलर मास कम होगा, और दोनों में चेंज हो रहा है, कम हो रहा है बढ़ रहा है उससे मतलब नहीं है, चेंज हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। और चेंज हो रहा है इसका मतलब वो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा, इसका मतलब वो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है? क्लियर है? तीसरी कंडीशन, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, क्या होगा? नो चेंज इन मॉलिक्यूलर मास। सही है? सही है ना? तीसरी कंडीशन क्या है, एसोसिएशन भी नहीं हुआ, डिसोसिएशन भी नहीं हुआ, मतलब हमने यूज किए थे 100 पार्टिकल्स, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी 100 पार्टिकल्स की होंगे, और जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी 100 पार्टिकल्स की होंगी तो इसका मतलब वहां पे कोई एसोसिएशन नहीं हुआ, कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ, तो वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगी जो हमको मिलनी चाहिए। समझे बात को? तो तीन कंडीशंस यहां पे है, एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन नहीं होगा, डिसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन नहीं होगा। समझ के बात को? ये है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है? तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की जरूरत तब पड़ती है जब हम लोग इस प्रकार की कंडीशन देखते हैं, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है? अब इफ हमको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नहीं चाहिए और हमको नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास चाहिए या तो एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो हमको दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात कौन सी? उसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन, तब जाके हमको एक्यूरेट मास मिलेगा। ये हमारी पहली कंडीशन है, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। सेकंड कंडीशन है, सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। डाइल्यूट क्यों? डाइल्यूट रहेगा तो नंबर ऑफ सोलिड पार्टिकल कम रहेंगे, तो एक सोलिड पार्टिकल यहां पे है, दूसरा यहां पे है, तो उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, जिससे उनके बीच का इंटरेक्शन कम होगा, और इंटरेक्शन कम होगा तो ये डाइमर बनाने का जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगा। इसीलिए हम यही बोलते हैं
कि सॉल्यूशन मस्ट बी अ डाइल्यूट। इफ सॉल्यूशन डाइल्यूट रहेगा तो ये एक्यूरेट हमको मिलेगा। सही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो सब हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास जो रहेगा उसको हमने एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोला, और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों होगा इसका रीजन भी देखा हमने। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने का काम किया था वैन हॉफ ने। किसने किया था? वैन हॉफ ने। तो वैन हॉफ ने क्या बोला कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा है एसोसिएशन का और डिसोसिएशन का, ये फाइट करने के लिए उन्होंने एक फैक्टर डिस्कवर किया था जिसको उन्होंने बोला था वैन हॉफ फैक्टर। क्या बोला था? वैन हॉफ फैक्टर। अब ये वैन हॉफ फैक्टर क्या है पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो वैन हॉफ फैक्टर जो है उसको उन्होंने डिनोट किया आई से। किसको डिनोट किया? आई। तो आई जो है वो वैन हॉफ फैक्टर के बारे में बताएगा। अब आई कैसे फाइंड करेंगे? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, इन दोनों का रेशो जो रहेगा वो हमको आई का वैल्यू बताएगा, और आई का वैल्यू जो रहेगा वो वैन हॉफ फैक्टर कहलाएगा। पहली बात एग्जाम्पल के लिए बताता हूं। हमने नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना था? 60, लेकिन एसिटिक एसिड का, इथेनॉइक एसिड का वही, ठीक है, और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास था 120। तो इसमें आई का जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा? 0.5। कितना रहेगा? 0.5। इसका मतलब आई का वैल्यू 1 से कम रहेगा एसोसिएशन के टाइम पे। ठीक है, क्या बोला मैंने? जहां पे भी एसोसिएशन होगा इसमें वैन हॉफ फैक्टर का वैल्यू 1 से कम रहेगा। 1 से कम क्यों हुआ? क्योंकि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास 60 था और मिला हुआ मॉलिक्यूलर मास 120 था, तो नॉर्मल डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल, ये ऐसा था। अब हमने बोला कि जब डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा? डिसोसिएशन में क्या होगा? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास सपोज हमने 100 लिया, तो वो डिसोसिएट हो गया तो उसका मॉलिक्यूलर मास कम हो गया, तो कम हो गया मतलब आधा हो गया, तो 50 लेते हैं, तो इसका आंसर रहेगा 2। हम लोग रफली कैलकुलेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं कर रहे। तो जब डिसोसिएशन होगा तब इसमें I विल बी ग्रेटर देन 1। सही है, समझा नहीं समझा? तो ये I जो होता है वो वैन हॉफ फैक्टर होता है, और वैन हॉफ फैक्टर आपको ये बताता है एसोसिएशन होगा कि डिसोसिएशन होगा। ठीक है, तो I निकालने का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसका दूसरा फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दोनों का मतलब। ठीक है, हमें एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पता चलेगा। ठीक है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पता तब चलेगा जब क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको सपोज एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है, एसिटिक एसिड का, और आपको उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बोला है, तो जो डेटा दिया था उसके हिसाब से उसका मॉलिक्यूलर मास 120 आया। लेकिन ये आपको भी पता है कि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 120 नहीं है, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 60 है। तो यहां से बात क्लियर हो गई, यहां से बात क्लियर हो गई कि एक्चुअल में होना इतना चाहिए लेकिन है इतना। इसका मतलब हमको मिलने वाला मॉलिक्यूलर मास एक्यूरेट नहीं है, वो इनएक्यूरेट है। तो आप यही से पता कर सकते हो कि वो एबनॉर्मल है कि नहीं है। समझे बात को? ओसीपी का मतलब होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। ऐसे आई का मतलब एक और होता है, आई का फॉर्मूला एक और है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन।
ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं जहां से आप लोग आई का वैल्यू निकाल सकते हो। ये 3 फॉर्मूले हैं जहां से आप आई का वैल्यू निकाल सकते हो। और वैन डॉफ ने बोला कि ये जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का जो प्रॉब्लम है आपको वो सॉल्व करना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा? हर फॉर्मूला में आप आई से मल्टीप्लाई कर दो। हर फॉर्मूला में आप आई से मल्टीप्लाई कर दो, वैन डॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास वाला जो कंसेप्ट है, मतलब जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हो जाएगा। समझे बात को? ठीक है, तो ये वैन डॉफ फैक्टर का काम क्या है? कुछ नहीं है। सपोज हमने यहाँ पे बोला ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो क्या है? CRT। तो वैन डॉफ ने बोला इसमें भी जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होने वाला है आपको वो सॉल्व करना है, तो आप यहां से आई से मल्टीप्लाई कर दो। आप यहां से आई से मल्टीप्लाई कर दो। नॉर्मली हम NaCl के लिए काउंट करते हैं, तो नॉर्मली जो आई का वैल्यू रहेगा ये 2 रहेगा। आई का वैल्यू कितना रहेगा? 2 रहेगा। क्यों 2 रहेगा? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। हम यहाँ पे CaCl2 के लिए देखते हैं, तो आई का वैल्यू 3 होना चाहिए। आई का वैल्यू कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो हम NaCl के 100 पार्टिकल ले रहे थे, लेकिन मिले कितने? 200 पार्टिकल। इस प्रकार से। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास CH3COOH है, तो इसके लिए जो आई का वैल्यू रहेगा ये 0.5 रहेगा। कितना रहेगा? 0.5। तो आई का वैल्यू हम रफली ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि किस में आई का वैल्यू कितना रहेगा, किस में आई का वैल्यू कितना रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग आई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन यही आता है आई को यूज कहां पे करेंगे? तो जो चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलेज देखे थे ना, उनके सामने हम आई लगाएंगे। पहला फॉर्मूला कौन सा था? P1 डिग्री माइनस P1 अपॉन P1 डिग्री इक्वल्स टू क्या था? x2। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे I लगा देंगे, सो I मल्टीप्लाइड बाय x2। ठीक है, TB के सामने लगा दिया, ऐसे ही TF के सामने भी लगा देंगे। ठीक है, तो ये होता है वैन डॉफ फैक्टर। ये होता है वैन डॉफ फैक्टर। ठीक है।